नमस्कार। आज की दुनिया में ना ये उपग्रह या सैटेलाइट्स ये अदृश्य रूप से हमारे चारों ओर ही हैं। मतलब जीपीएस नेविगेशन से लेकर मौसम का हाल और टीवी देखना, सब कुछ ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। पर हम शायद ही कभी सोचते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये तकनीकें इतनी आराम से हमारी जिंदगी में घुल मिल गई हैं कि इनके पीछे की जो जटिल इंजीनियरिंग है, जो पूरी व्यवस्था है, उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है ज्यादातर। तो आज की हमारी ये खास चर्चा इन्हीं अदृश्य सहायकों पर है, उपग्रह। हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये हैं क्या चीज, कितने बड़े या छोटे हो सकते हैं, किस किस तरह के काम करते हैं ये, और क्या इनसे जुड़ी कोई मतलब चिंता की बातें भी हैं। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला, सबसे बुनियादी सवाल, उपग्रह आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो कोई भी चीज जो किसी बड़ी चीज के चारों ओर घूमती है, जैसे कोई ग्रह या तारा, तो वो उसका उपग्रह है। प्रकृति में देखें तो जैसे हमारा चंद्रमा, वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अच्छा, हाँ। पर आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है मानव निर्मित उपग्रह, मतलब वो मशीनें जिन्हें हमने बनाकर अंतरिक्ष में भेजा है। हाँ, यानी वो मशीनें जिन्हें हमने अंतरिक्ष में भेजा है, ऊपर। सही कहा, बिल्कुल। अंतरिक्ष विज्ञान में जब हम उपग्रह कहते हैं तो मतलब आमतौर पर इन्हीं मानव निर्मित मशीनों से होता है। इन्हें हम पृथ्वी या चांद या मंगल या किसी और खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने के लिए भेजते हैं। और पहला कब भेजा गया था? पहला सफल प्रयास 1957 में हुआ था। सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। वो एक तरह से अंतरिक्ष योग की शुरुआत थी। अच्छा, 1957 में। और तब से लेकर आज तक तो जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, हजारों उपग्रह भेजे जा चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या लगती है। क्या ये सब एक जैसे ही होते हैं? मतलब आकार में कितने बड़े होते हैं ये? नहीं नहीं, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। इनका आकार बहुत ही अलग अलग हो सकता है और ये निर्भर करता है कि उनका काम क्या है, मिशन क्या है और लागत कितनी है। इनको वजन के हिसाब से बांटा जाता है। वजन के हिसाब से? कैसे? हाँ, कुछ होते हैं बड़े उपग्रह। इनका वजन 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। आप सोचिए जैसे कोई छोटी कार या शायद एक मिनी बस जितनी भारी। बाप रे, इतना भारी? हाँ, फिर आते हैं मध्यम आकार के। ये 500 से 1000 किलोग्राम के बीच होते हैं। और इनसे छोटे भी होते होंगे। आजकल तो हर चीज छोटी होती जा रही है टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल बिल्कुल। और उपग्रहों की दुनिया में ये ट्रेंड बहुत साफ दिखता है। 500 किलोग्राम से कम वजन वाले छोटे उपग्रह कहलाते हैं। पर इसमें भी कमाल की बात यह है कि तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है कि बहुत छोटे आकार में भी गजब की क्षमताएं डालना मुमकिन हो गया है। अच्छा, जैसे एक बहुत ही लोकप्रिय स्टैंडर्ड है क्यूबसैट। ये करीब 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब जैसा होता है। समझ लीजिए जैसे एक कॉफी मग होता है ना, हाँ। बस उतना। और इसका वजन कुछ 100 ग्राम से लेकर कुछ किलोग्राम तक हो सकता है। अरे वाह, कॉफी मग जितना। और ये भी मतलब ठीक से काम करते हैं स्पेस में? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये क्यूबसैट विश्वविद्यालयों के लिए, छोटे रिसर्च ग्रुप्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए अंतरिक्ष में प्रयोग करना बहुत आसान बना देते हैं, क्योंकि खर्चा कम आता है। और तकनीक तो इससे भी आगे जा रही है। मतलब प्रायोगिक तौर पे तो चावल के दाने से भी छोटे उपग्रहों पर काम चल रहा है। चावल के दाने जितने? कमाल है। तो हाँ, कुल मिलाकर आकार बहुत बहुत अलग अलग होता है। और ये सीधे सीधे उपग्रह की क्षमता, उसके मिशन की जटिलता और जाहिर है उसकी लागत से जुड़ा होता है। ये तो आकार की बात हुई। अब अगर इनके काम पर आए, इनके प्रकार पर, तो स्रोत बताते हैं कि मुख्य रूप से 3 तरह के उपग्रह हैं। एक तो संचार वाले, दूसरे सुदूर संवेदन और तीसरे नेविगेशन, है ना? हाँ, मोटे तौर पर ये 3 मुख्य श्रेणियां हैं। तो संचार उपग्रहों से शुरू करते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे कि नाम से लग रहा है संचार में मदद करते होंगे। हाँ बिल्कुल, संचार उपग्रह जैसा नाम से ही साफ है, संचार के लिए ही बने हैं। ये अंतरिक्ष में एक तरह के कह सकते हैं रिले स्टेशन जैसे काम करते हैं। रिले स्टेशन मतलब इनमें ट्रांसपॉन्डर नाम के उपकरण लगे होते हैं। ये पृथ्वी के एक हिस्से से रेडियो सिग्नल लेते हैं, उसे थोड़ा शक्तिशाली बनाते हैं, एम्पलीफाई करते हैं और फिर पृथ्वी के किसी दूसरे हिस्से तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम टीवी देखते हैं या फोन पर बात करते हैं या आजकल जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ। बिल्कुल बिल्कुल। टीवी प्रसारण, जो इंटरनेशनल फ़ोन कॉल्स होती हैं, इंटरनेट सेवाएं, रेडियो प्रसारण और यहाँ तक कि सेनाओं के आपसी संचार के लिए भी ये उपग्रह बेहद बेहद ज़रूरी हैं। और ये रहते कहाँ हैं? मतलब कितनी ऊंचाई पर? इनमें से ज़्यादातर उपग्रह पृथ्वी से करीब
35,900 किलोमीटर ऊपर, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर एक खास ऑर्बिट में, एक खास कक्षा में रहते हैं। इसे भूस्थिर कक्षा या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। भूस्थिर कक्षा, इसकी क्या खासियत है? मतलब भूस्थिर क्यों? इसकी खासियत ये है कि इस खास ऊंचाई पर उपग्रह के घूमने की जो रफ्तार है वो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार के ठीक बराबर होती है। अच्छा। तो नतीजा क्या होता है कि पृथ्वी से जब हम देखते हैं तो ये उपग्रह आसमान में एक ही जगह पर स्थिर, मतलब टिके हुए दिखाई देते हैं, हिलते नहीं लगते। और यही स्थिरता ये बहुत काम की चीज है। कैसे? स्थिर होने से क्या फायदा? आप सोचिए, अगर उपग्रह आसमान में लगातार अपनी जगह बदलता रहता तो जमीन पर जो हमारे एंटेना लगे हैं, जैसे डिश टीवी का एंटेना या जो बड़े बड़े ग्राउंड स्टेशन होते हैं, उनके एंटेना को भी लगातार घूमते रहना पड़ता उसे ट्रैक करने के लिए, है ना? हाँ, सही बात है। लेकिन क्योंकि ये स्थिर दिखते हैं, इसलिए हमारे घरों की छतों पर लगे डिश एंटीना या वो बड़े वाले एंटीना, वो आसानी से उन पर फोकस करके रखे जा सकते हैं बिना हिले डुले। इससे क्या होता है कि लगातार बिना किसी रुकावट के संचार मुमकिन हो पाता है। खासकर दूर दराज के इलाकों तक सिग्नल पहुंचाने के लिए तो ये वरदान जैसे हैं। समझ गया। तो ये स्थिरता ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है संचार उपग्रहों की। अच्छा, अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, सुदूर संवेदन उपग्रह। इन्हें पृथ्वी वेधशाला उपग्रह भी कहा जाता है, जैसा स्रोत में लिखा है। ये क्या काम करते हैं? हाँ, सुदूर संवेदन, इसका मतलब ही है दूर से जानकारी हासिल करना बिना छुए। तो ये उपग्रह क्या करते हैं, इनमें खास तरह के सेंसर लगे होते हैं, जैसे बहुत अच्छे कैमरे, रडार होते हैं, इंफ्रारेड डिटेक्टर होते हैं। इनका इस्तेमाल करके ये पृथ्वी या दूसरे ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये अंतरिक्ष से हमारी आंखें हैं जो लगातार धरती को देख रही हैं। अंतरिक्ष से हमारी आंखें? तो ये क्या क्या दिखती हैं फिर? मतलब इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? अरे, इनका इस्तेमाल तो बहुत ही फैला हुआ है, बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे नक्शे बनाने में, पर्यावरण की निगरानी करने में, जैसे कि जंगल कट रहे हैं या नहीं, फसलें कैसी हैं खेतों में, जमीन का इस्तेमाल कैसे बदल रहा है शहरों के आसपास। अच्छा। मौसम विभाग जो मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, जो चक्रवातों और तूफानों की चेतावनी देता है, वो ज्यादातर इन्हीं से मिले डेटा पर आधारित होता है। समुद्र विज्ञान में समुद्री धाराएं कैसी चल रही हैं, समुद्र का तापमान क्या है, ध्रुवों पर बर्फ की क्या स्थिति है, ये सब पता चलता है। और तो और शहरों की प्लानिंग करने में, जमीन के नीचे कहाँ खनिज छुपे हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाने में, जासूसी करने में, और जब कोई आपदा आती है जैसे बाढ़ या भूकंप, तो राहत कार्यों में मदद करने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाह। दिलचस्प बात यह है कि हमें वो चीजें देखने में मदद करते हैं जो जमीन से देखना या तो मुश्किल है या नामुमकिन, जैसे किसी बहुत बड़े जंगल के स्वास्थ्य का पता लगाना या फिर समुद्र में कौन से जहाज अवैध रूप से मछली पकड़ रहे हैं उन पर नजर रखना। कमाल है। यानी ये सिर्फ नक्शे नहीं बनाते, बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और उसकी गतिविधियों पर एक बारीक नजर रखते हैं। अच्छा, अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, नेविगेशन उपग्रह। ये तो शायद जीपीएस की वजह से सबसे ज्यादा जाने पहचाने होंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। आम लोगों की जिंदगी पर इनका सीधा असर शायद सबसे ज्यादा दिखता है। नेविगेशन उपग्रह क्या करते हैं, ये लगातार रेडियो सिग्नल भेजते रहते हैं नीचे पृथ्वी की तरफ। अब पृथ्वी पर मौजूद कोई भी रिसीवर, जैसे हमारे फोन में होता है या गाड़ी के नेविगेशन सिस्टम में, अगर वो एक ही समय पर कई सारे उपग्रहों से कम 3 या 4 से ये सिग्नल पकड़ लें, तो वो अपनी बिल्कुल सटीक भौगोलिक स्थिति का पता लगा सकता है। भौगोलिक स्थिति मतलब अक्षांश, लैटिट्यूड, देशांतर, लॉन्जिट्यूड, और यहाँ तक कि अब समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, एल्टीट्यूड पर, ये सब कुछ पता चल जाता है। और हम सब जीपीएस का नाम तो सुनते ही रहते हैं। हाँ। वो अमेरिका का सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या इस तरह के और भी सिस्टम हैं दुनिया में? हाँ, कई हैं अब तो। जीपीएस सबसे पुराना और सबसे मशहूर है जरूर, पर उसके अलावा यूरोप का अपना सिस्टम है गैलीलियो, रूस का है ग्लोनास, चीन का भी है बेदो सिस्टम। अच्छा, भारत का भी तो है शायद? हाँ, बिल्कुल। भारत का अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है नाविक, यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये सभी सिस्टम मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया भर में कवरेज मिले और लोकेशन और ज्यादा सटीक पता चले। और जैसा स्रोत बताते हैं, इनका काम सिर्फ हमें रास्ता बताने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्ता बताना तो एक बहुत बड़ा उपयोग है ही, लेकिन इनका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है बिल्कुल सटीक समय बताना।
इन उपग्रहों में परमाणु घड़ियां लगी होती हैं जो अविश्वसनीय रूप से सटीक होती हैं और ये लगातार बेहद सटीक टाइम सिग्नल भेजते रहते हैं। और इस सटीक टाइम का क्या फायदा? देखिए, आजकल के जो आधुनिक सिस्टम हैं जैसे मोबाइल नेटवर्क हैं, पावर ग्रिड हैं, शेयर बाजार हैं, इन सबको आपस में सिंक्रोनाइज्ड मतलब तालमेल में रखने के लिए ये सटीक टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। इसके बिना ये ठीक से काम नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे सामान की ट्रैकिंग होती है, लॉजिस्टिक्स में हवाई जहाज़ों और समुद्री जहाज़ों का सुरक्षित संचालन होता है, ये सब भी इन्हीं सटीक सिग्नलों पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो आज का जो आधुनिक परिवहन है, जो पूरी सप्लाई चेन है, उसका पूरा ढांचा ही इन पर टिका हुआ है। तो जब हम इन तीनों प्रकार के उपग्रहों, संचार, सुदूर संवेदन और नेविगेशन के उपयोगों को एक साथ देखते हैं, तो ये तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। ये तो वाकई हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को छू रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने। संचार की क्रांति हो, मौसम की सटीक जानकारी हो, पर्यावरण पर हमारी नज़र हो, हमारी यात्राएं हों, वैज्ञानिक शोध हों, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब में उपग्रहों का योगदान है। टेलीमेडिसिन से लेकर ऑनलाइन शिक्षा तक इनकी पहुंच लगातार बढ़ रही है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे जीवन का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उपग्रहों से प्रभावित न हो रहा हो। ये तो हुई उपयोगिता की बात, फायदे की बात। लेकिन जैसा कि हर शक्तिशाली तकनीक के साथ होता है, क्या इनके कुछ नकारात्मक पहलू या चिंताएं भी हैं? स्रोत में अंतरिक्ष मलबे का जिक्र है, स्पेस डेब्रीज। ये क्या चीज है? अंतरिक्ष मलबा या स्पेस डेब्रीज ये एक बहुत गंभीर और लगातार बढ़ती हुई समस्या है। ये असल में अंतरिक्ष में तैरता हुआ मानव निर्मित कचरा है। कचरा? कैसा कचरा? इसमें पुराने बंद पड़ चुके उपग्रह हो सकते हैं, रॉकेट का वो हिस्सा जो लॉन्च के बाद अलग हो जाते हैं, लॉन्च के दौरान अलग हुए छोटे-मोटे पुर्जे, पेंट के टुकड़े, यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ से गलती से छूटा हुआ कोई औजार भी मलबा बन सकता है। और सबसे खतरनाक होता है वो मलबा जो उपग्रहों के आपस में टकराने से पैदा होता है। और ये खतरनाक क्यों है? अंतरिक्ष तो इतना बड़ा है, इसमें थोड़े कचरे से क्या फर्क पड़ता है? अंतरिक्ष बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो मलबा है ये बहुत ही तेज रफ्तार से घूम रहा है, हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। हजारों किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ, इस रफ्तार पे पेंट का एक छोटा सा कण भी अगर किसी चलते हुए उपग्रह या जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS है उससे टकरा जाए तो उसे बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। सोचिए, एक गोली से भी ज्यादा तेज। बाप रे। और यहीं पर एक बहुत डरावनी संभावना सामने आती है जिसे कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। कैसलर सिंड्रोम, ये क्या है? ये एक ऐसा काल्पनिक पर संभावित परिदृश्य है जिसमें अंतरिक्ष में मलबे का घनत्व मतलब उसकी भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि टक्करें आम हो जाएं और हर टक्कर से और ज्यादा मलबा पैदा हो जिससे और भी ज्यादा टक्करें हों। ये एक तरह की चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। अच्छा। जिसके बाद पृथ्वी की जो निचली कक्षाएं हैं जहां ज्यादातर उपग्रह रहते हैं वो इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं कि वहां नए उपग्रह भेजना या अंतरिक्ष यात्रा करना लगभग नामुमकिन सा हो जाए, वो पूरा एरिया इस्तेमाल के लायक ना रहे। ये तो वाकई बहुत चिंताजनक बात है। क्या इस मलबे के अलावा और भी कोई हानिकारक प्रभाव है इन उपग्रहों के? हाँ, कुछ और पहलू भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे इन उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल होते हैं उनके प्रक्षेपण से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें और दूसरे प्रदूषक भी निकलते हैं। हालांकि अभी इनका स्तर मान लीजिए हवाई जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण जितना नहीं है, पर जैसे जैसे लॉन्च की संख्या बढ़ रही है, खासकर ये जो बड़ी संख्या में छोटे उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, तो ये भविष्य में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। और जब इन उपग्रहों की उम्र पूरी हो जाती है तब क्या होता है? कई उपग्रहों को तो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे अपने जीवन के अंत में कंट्रोल्ड तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आकर जल जाएं। लेकिन इस जलने की प्रक्रिया में भी कुछ हद तक हानिकारक पदार्थ तो बन ही सकते हैं। और कभी-कभी खासकर पुराने उपग्रह जिनमें परमाणु ऊर्जा स्रोत लगे होते थे, अगर वो अनियंत्रित होकर गिरें तो खतरा भी पैदा कर सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है, पर संभावना तो रहती है। और एक और चिंता है जो अब उभर रही है, वो है रेडियो सिग्नल में हस्तक्षेप की, मतलब इंटरफेरेंस की। अच्छा, वो कैसे? आप सोचिए, आसमान में पहले से ही हजारों उपग्रह घूम रहे हैं
और अब कई कंपनियां हजारों और उपग्रहों के पूरे समूहों, जिन्हें मेगा कॉन्स्टलेशन कहते हैं, वो लॉन्च कर रही हैं, खासकर इंटरनेट देने के लिए। हाँ, सुना है। अब ये सभी उपग्रह सिग्नल भेजने और प्राप्त करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, उनमें भीड़ बहुत बढ़ रही है, ट्रैफिक जैम जैसा हो रहा है। इससे सिग्नल एक दूसरे में बाधा डाल सकते हैं। तो इसका असर क्या होगा? इसका असर हमारे संचार पर पड़ सकता है, जीपीएस की सटीकता कम हो सकती है, और यहाँ तक कि जमीन पर जो बड़ी रेडियो दूरबीनें लगी हैं, जिनसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, उनके काम में भी बाधा आ सकती है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हम इस साझा अंतरिक्ष संसाधन का प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे।